हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज का हमारा पार्ट 3 होने वाला है। दोस्तों चलते हैं हम आज के पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा टायरिन पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और ये देखो आरआरबी 2003 में पूछा गया है दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा की पूछा है कि बांस को किस वर्गीकृत में किया जाता है। बांस को किस वर्गीकृत में किया जाता है फ्रेंड्स, ये भी आरआरबी 2009 में पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे घास में वर्गीकृत किया जाता है फ्रेंड्स। वो बांस हमारी कोई लकड़ी नहीं है, हमारा एक घास है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा की पूछा है कि जैविक विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जैविक जो हमारा विकास है फ्रेंड्स, उसे सर्वप्रथम किसने समझाया था फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा लैंडमार्क ने समझाया था सर्वप्रथम। तो लैंडमार्क इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया था फ्रेंड्स। और चलते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ 1000 वो किसी न किसी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको वही क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है 4th नंबर 104 नंबर है हमारा की निम्न में से कौन सी गैस वायु को दूषित नहीं करती है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को दूषित नहीं करती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का 104 नंबर, तो वो है हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन कभी भी वायु को प्रदूषित नहीं करती है दोस्तों। ऑक्सीजन O2 तो वो हमारी वायु को कभी भी प्रदूषित नहीं करती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आरआरबी 2003 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। फ्रेंड्स एक बार आप जरूर चेक कर लेके कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं फ्रेंड्स आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं फ्रेंड्स। और मुझे भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट रहता है तो फिर मुझे कमेंट्स माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कमेंट्स में मुझे बता दीजिए सर आप इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है, तो मैं आपको प्रॉपर्ली उस क्वेश्चन का एक अलग से सेपरेट से शॉर्ट वीडियो या किसी भी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ फ्रेंड। उस प्रश्न का डाउट में आपको रहता है किसी भी प्रश्न में, ठीक है। तो आज का 4th नंबर 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि ऑर्थोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो ऑर्थोलॉजी में हमारा किसका अध्ययन होता है दोस्तों। 105 नंबर प्रश्न है हमारा कि ऑर्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हम इसकी किसकी स्टडी इसमें हम करते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑर्थोलॉजी में हमारा पक्षियों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें पक्षियों की हम स्टडी करते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। और ये एसएससी 2015 आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया इंपोर्टेंट प्रश्न है। हर बार आने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे इस प्रश्न का आने के, ठीक है। आपको ये बायोलॉजी का प्रश्न में अकॉर्डिंग होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न है हमारा कि पूछा है कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 106 नंबर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लखनऊ में है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये एसएससी 2011 में पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 107 नंबर है कि पूछ रहा है कि मृदा अपदान को रोका जा सकता है। अपरदान को मृदा अपदान को रोका जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वन रोपण द्वारा। कि तो किसके द्वारा रोका जा सकता है, ये वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। तो ऑप्शन इस डी प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आप देख भी सकते हैं ये बीपीएससी 1995 में क्वेश्चंस को ये पूछा गया था, ठीक है, बीपीएससी के माध्यम से, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था फ्रेंड्स। अच्छा प्रश्न से इंपोर्टेंट प्रश्न से ये हमारा आरआरबी 2005 में पूछा गया था दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा
सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 9 नंबर है, 109 नंबर या 9 नंबर, ठीक है। आज के लेक्चर का 9 नंबर है, वैसे ये हमारी सीरीज चल रही है वो 109 नंबर की है, ठीक है। तो मानव त्वचा को रंग त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? मानव त्वचा को जो हमारी स्किन होती है उसको रंग कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मेलिन हमारी त्वचा की त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 10 नंबर 100 की पूछ रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? किचन किसे कहा जाता है? सेल्स की जो हमारी किचन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो सेल्स की जो हमारी किचन कहाँ होती है उसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्टिक, ठीक है। क्लोरोप्लास्टिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा BSSC में पूछा गया है, तो BPSC में हमारा ये पूछा गया है, ये बिहार SSC का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। आपको 8th क्लास में भी ये क्वेश्चंस को देखने को मिला होगा फ्रेंड्स। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको इस आंसर का इसका बता देता हूँ। तो अल्टमैन ने इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ऑप्शन ए प्रश्न का इस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये भी देखो बिहार SSC में 2018 में पूछा गया है इस प्रश्न को दोस्तों, ठीक है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो आप फ्रेंड्स अल्टमैन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आपको वहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है, बेफिक्र से, ठीक है। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 112 नंबर है कि पौधों में बाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में बाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे पूरे पौधों में होती है दोस्तों। तो पूरे ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो पूरे पौधों में होती है दोस्तों। RRB 2003 में इस प्रश्न को पूछा गया था। और फ्रेंड्स आपको 2025 या 26 में भी RRB के अकॉर्डिंग ये देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, मैं आप यहाँ नोट नहीं कर पाया हूँ, और भी RRB कई बार पूछा गया है इस प्रश्न को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये भी देखो RRB 2003 में पूछा गया है फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये SSC में भी पूछा गया था कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये सादा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लग रहा होगा फ्रेंड्स। आपको जब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो आप अच्छे से आंसर उसका टिक नहीं कर सकते, आप गलती कर सकते हैं आंसर देने में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आपने पूछा है क्या, ये पूछा है प्राप्त किया जाता है, तो आपको ये नहीं पता। तो ये पूछने कहने का मतलब इस क्वेश्चन का कि किससे प्राप्त किया जाता है, नेटम से, साइकिल से, या देवदार से, या चीड़ से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो तारपीन का तेल होता है वो हमारे चीड़ के पेड़ से होता है, ठीक है। तो चीड़ के पेड़ से हमें प्राप्त हो जाता है दोस्तों चीड़ तारपीन का तेल। इस प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि लॉयन फिश किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉयन फिश किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेरोस वेल्सियन। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिहार SSC 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की पूछा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है दोस्तों? तो उस पौधों के बारे में पूछ रहा है कि जीवन जो हमारी चक्र मतलब सर्कल है, जो हमारी लाइफ सर्कल है, वो उसकी दृष्टि से हम पौधों का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, बॉडी उसके उनके पार्ट्स क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही होता है पुष्प। तो हमारा पुष्प इसी का हमारा सबसे
पार्ट्स महत्वपूर्ण पार्ट हमारा पुष्प हो जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो बीपीएससी 1995 में इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप रिवीजन एक बार जरूर कर लें दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जीवसम या लिविंग फ्लेसिन्स कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो जिंको हो जाएगा। जिंको, ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आरआरबी 2009 में पूछा गया है इस प्रश्न को दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि साबूदाना साबूदाना या सोगो किससे बनाया जाता है। तो हमारा साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो साइकिल्स हो जाएगा। ठीक है, साइकिल्स से हमारा साबूदाना बनाया जाता है। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इस प्रश्न का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 118 नंबर की, सरस क्या है। तो सरस क्या है फ्रेंड्स, एक पूछ रहा है कि सरस क्या है। 118 नंबर प्रश्न है। तो सरस एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। तो सरस हमारा विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये आरआरबी 2003 में इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों। और भी रिपीट हो सकता है दोबारा से। ठीक है, तो आप एक बार रिवीजन जरूर देख लें, कर लें एक बार देखें तो आपको इसका टिक करना आ जाए आपको प्रश्न को। तो आपको जीवाणु जनित रोग आपको ऑप्शन टिक कर देना है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बायोलॉजी का ही है दोस्तों कि खसरा किस संक्रमण के कारण होता है दोस्तों। खसरा जो रोग है हमारा वो किस संक्रमण के कारण होता है दोस्तों। आरआरबी 2003 में पूछे गए इंपोर्टेंट प्रश्न है और हर बार आने की चांसेस इसके प्रश्न के ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। तो विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा विषाणु के कारण हमारा खसरा रोग की संक्रमण के कारण होता है। तो विषाणु के कारण हमारा खसरा रोग होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 120 नंबर है कि एड्स किसे किससे फैलता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ही बताया होगा 2-4 वीडियो में कि एड्स रोग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसके बारे में पूछ रहे हैं कि एड्स रोग किससे फैलता है। हाथ मिलाने से, सांस संपर्क से, या कीटों से, या शारीरिक संपर्क से। तो हमारा जो ऑप्शन, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा शारीरिक संपर्क से। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आरआरबी 2003 और 2010 और 2017, 18, 19 में ये 3 से 5 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों कि एड्स किसके कारण फैलता है, एड्स किसे कहते हैं, एड्स का क्या कारण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, एड्स आपको लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, फ्रेंड्स आपने एड्स नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स एक बार एड्स के बारे में ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, और मैं अभी आपको प्रोवाइड कराता हूँ एड्स के, मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन और भी प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ अगले आज के प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 121 नंबर है। पूछा है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा हमारा जो है कि तो जो त्वचा से हमारा सांस लेता है दोस्तों। मछली, कबूतर, मेंढक और तिलचड्डा। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा मेंढक हो जाएगा दोस्तों। मेंढक लेता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये देखो हमारे जेपीएसएससी में पूछा गया है, मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, ये देखो हमारा स्टेट पीसीएस में भी इस क्वेश्चन को हमारे पूछे गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर हैं। ठीक है, किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है दोस्तों। तो निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है दोस्तों। ये वैसे तो केमिकल्स या हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि, और या बायोलॉजी में भी रख सकते हैं प्रश्न। तो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या वायरस या निमेटो। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा 22 नंबर का, वो हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। खट्टापन हमारे दूध में बैक्टीरिया के कारण आता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो आरआरबी 2003 में पूछा गया है इस प्रश्न को। ठीक है, चलते हैं इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 123 नंबर प्रश्न है हमारा कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम
कृत्रिम रेशा किया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा नायलॉन है फ्रेंड्स। सर्वप्रथम मानव निर्मित जो प्रथम कृत्रिम रेशम था वो हमारा नायलॉन का ही था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखो आरआरबी 2003 में इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 124 नंबर प्रश्न है कि पूछ रहा है कि फलों को मधुर स्वाद किसके कारण होता है दोस्तों। तो फलों का मधुर स्वाद जो हमारा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है। राइबोस, लैक्टोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज के कारण ही होता है दोस्तों। जो हमारा मिठास उसके अंदर या मधुरता जो आती है हमारी वो फ्रक्टोज के ही कारण होती है जैसे। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एसएससी 2012-2013 में पूछा गया है दोस्तों। और ये आरआरबी में भी एक बार पूछा जरूर गया था 2009 में। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है 125 नंबर है कि पूछा है कि केंचुओं में कितनी आंखें होती हैं दोस्तों। केंचुओं की हमारी कितनी आंखें होती हैं दोस्तों। एक, दो, तीन या कोई नेत्र नहीं होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा 125 नंबर का प्रश्न का जो आंसर होता है फ्रेंड्स, केंचुओं में कितनी आंखें होती हैं। तो फ्रेंड्स केंचुओं में एक भी आंखें नहीं होती हैं। तो इसमें कोई नेत्र नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी दे रखा है हमारा कोई नेत्र नहीं। तो ऑप्शन डी टिक कर देंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दो एसएससी 99 में पूछा गया है दोस्तों इस प्रश्न को। तो इंपोर्टेंट प्रश्न आप टिक कर सकते थे। ठीक है, बायोलॉजी का अच्छा सा एक प्रश्न भी है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 126 नंबर अभी आगे इस फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा नोट किया है कि आपको इसका आंसर मुझे बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कमेंट्स बॉक्स में सभी बच्चे इस प्रश्न का मुझे आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हमारा बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और एक ऑप्शन है हमारा क्या, कोलकाता। तो फ्रेंड्स आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। कि सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है फ्रेंड्स, मुझे इस आंसर का देखता हूँ मैं कितने परसेंट बच्चे सही आंसर टिक करते हैं दोस्तों। कि ठीक है, कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मुझे सभी बच्चे इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में सभी बच्चे जरूर बताएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा 26 नंबर 100 की पूछा है कि सफ़ेद सोना किसके नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स सफ़ेद सोना किसके नाम से जाना जाता है। चांदी, पारा, शुद्ध स्वर्ण या प्लेटिनियम। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्लेटिनियम को जाना जाता है। कि सफ़ेद सोना के नाम से हमारा प्लेटिनियम को जाना जाता है। ठीक है, तो प्लेटिनियम ये हमारा है क्या, सफ़ेद सोना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि एक हॉर्स पावर कितने वाट एक वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। 435 वाट, 305 वाट, 746 वाट या 976 वाट का। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा 746 वाट का होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन से इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 128 नंबर प्रश्न हमारा की पूछा है कि कि डॉपलर प्रभाव किसने संबंधित है। तो कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में हमारे देखो कौन कौन से दे रखा है। ध्वनि है, जनसंख्या, मुद्रा मतलब रुपया या प्रचलन। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 28 नंबर का फ्रेंड्स ए प्रश्न ध्वनि के कारण ही होता है डॉलर। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 129 नंबर है। पूछा है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास में और 9th क्लास में अच्छे से बताते हैं। आपको डिटेल नहीं पता है तो फ्रेंड्स एक बार और सुन लीजिए इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 129 नंबर प्रश्न है हमारा की तो हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स एक बार आप फिर से सुन लीजिए, सबसे अच्छा चालक जो होता है हमारा वो होता है हमारा चांदी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न आप टिक कर
लीजिए, कई बार एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो आपको चांदी वहां पर दिखा है ऑप्शन, तो आपको चांदी को आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी बिना संकोच के साथ, ठीक है। तो चांदी सबसे अच्छा एक कुचालक होता है, ठीक है, इसका विद्युत का, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे फ्रेंड, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अब तक अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स एक बार अपनी वीडियो को फ्रेंड्स लोगों में शेयर जरूर कर दी, उससे बड़े हमारी यूट्यूब फैमिली और भी बड़ी हो सके और इस वीडियो का वो भी आपके फ्रेंड्स लोग भी बेनिफिट ले सकें दोस्तों। चढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 130 नंबर है कि कौन सा जीव मिट्टी का उर्वरकता को बनाए रखता है। चूहा, केचुआ, कवक, जीवाणु। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 130 नंबर प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। केचुआ ही हमारे मिट्टी के भी उपजाऊ रखता है, ठीक है, उपजाऊ रखता है, ठीक है, उपजाऊ या उपरोक्ता भी रखता है, ठीक है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि कि पूछा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। आपने देखा हो कि जो हमारा बल्ब के अंदर एक तार झल्ले झल्ले से होता है वो किसका बना होता है फ्रेंड्स, उसका आपको आंसर बताना है। तो किसका बना होता है फ्रेंड्स, वो हमारा टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। टंगस्टन हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है, देखो दोस्तों, तो टंगस्टन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि बल्ब के फिलामेंट किस धातु से बना होता है, तो हमारा टंगस्टन से बना होता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम और लोहा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम पूछ रहा है मैं हड्डी और दांतों के बारे में, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं हड्डियों और दांतों में जो हमारा कैल्शियम लगता है वो हमारा कैल्शियम ही लगता है। सी किससे कहते हैं हम, कैल्शियम। हार में से हमारा सबसे निम्न कोई भी हम आहार खाते हैं तो हमारे दांतों को और हड्डियों को जो लगता है वो हमारा कैल्शियम लगता है, ठीक है। तो कैल्शियम इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 133 नंबर है कि पूछा है कि एस्ट्रोक्विक विज्ञान क्या है। तो एस्ट्रोक्विक विज्ञान हमारी क्या है, प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित या धातु से संबंधित। तो 33 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जाएगा ध्वनि से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ध्वनि से संबंधित इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश तरंग किस प्रकार प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 135 नंबर है कि पास पास आती हुई रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है दोस्तों। तो बिग बैग सिद्धांत या डॉलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्डेमिक का सिद्धांत। देखो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डॉलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हमारा सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। तो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है दोस्तों। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या लैक्टोमीटर या बैरोमीटर। तो किसके द्वारा मापी जाती है, तो हमारी नापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा, ठीक, हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 136 नंबर का। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 137 नंबर है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है या होता है, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन में दे रखते हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और रंगीन, ठीक है। तो
इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय होता है दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो हमारा कैसा होता है, वो क्षारीय होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दौड़। 138 नंबर है हमारे की कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या मोलों की संख्या पर। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे पूछ रहा है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, आपने 10th क्लास में पर जरूर पढ़ा होगा या नहीं तो 11th या 12th में जरूर पढ़ा होगा। तो मोलों की संख्या पर करता है, ठीक है। ये हमारे बिलियन में दे रखा है, ठीक है। तो मोलों पर करता है, ठीक है। तो मोलों की संख्या पर हमारी निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस राइट आंसर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 139 नंबर प्रश्न है कि पूछा है कि कि निम्न में से कौन सा बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो आयरन फेल्टोर के नाम से जाना जाता है, तो आयरन फाइटोर्स के कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मीना ममता रोग किसके कारण होता है। तो मीना माता रोग किसके कारण होता है दोस्तों। मीना माता रोग किसके कारण होता है दोस्तों। पारा, कैडियम या सीसा या जस्ता के कारण होता है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो पारा के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि हमारे भोजन में सुरक्षित खाद्य पदार्थ है तो क्या है हमारा। वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा विटामिन व एवं खनिज, ठीक है। इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसके साथ हम अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि पूछा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है हमारा 1350 ग्राम होता है दोस्तों, ठीक है। 1350 ग्राम हमारा मानव मस्तिष्क का वजन होता है दोस्तों। कितना 1350 आपको वहाँ पर मिलता है। ऑप्शन पूछता है आपसे क्वेश्चंस की मानव मस्तक का जो वजन कितना होता है दोस्तों वो हमारा 1350 ग्राम होता है। किसका, मानव मस्तक का वजन, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा कि सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, तो विटामिन डी हम प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी में दे रखा है विटामिन डी, तो विटामिन डी ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न 144 नंबर है कि पूछा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो नंबर बात करते हैं ग्रंथि की। तो ग्रंथि सबसे आपको पता है तो पीयूष ग्रंथि हमारी मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कौन सी, पीयूष ग्रंथि होती कहलाती है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 145 नंबर है कि पूछा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है दोस्तों। 145 नंबर का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो पूछ रहा है कि प्रश्न की कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती, स्पेरिकल क्यों होती है दोस्तों। पूछ रहा है कि स्पेरिकल क्यों होती है वर्षा की जो हमारी बूंद है हमारे रन की, वो स्पेरिकल क्यों कहलाती है, मतलब गोलाकार क्यों कहलाती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो पृष्ठीय तनाव के कारण कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण इसके गोलाकार होती है दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि 146 नंबर है कि पूछा है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है। तो निर्धारण किससे संबंधित है, मृदा, शैल भवन या जीवाश्म। तो जीवाश्म किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाश्म के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 147 नंबर है कि
ठोस कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 147 नंबर का, वो हो जाएगा हमारा शुष्क बर्फ कहलाता है दोस्तों। शुष्क बर्फ इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 148 नंबर है कि आलू किसका उदाहरण है दोस्तों? 148 नंबर प्रश्न है कि आलू किसका उदाहरण है? तो रूपांतरण तने का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 149 नंबर है कि पूछा है कि एक बैल में कितने लीटर होता है दोस्तों? एक बैलरम में कितने लीटर होता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 159। ठीक है, 159 लीटर होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पूछा है कि लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस के कारण ऊपर चढ़ता है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लालटेन जो होता है हमारा या लैंप की जो बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है दोस्तों? तो किसके कारण चढ़ता है वो हमारा कैसेप्टम को के कारण चढ़ता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप भी किसी भी प्रश्न में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें फ्रेंड्स। मुझे सर इस कमेंट्स में एक डाउट है तो फ्रेंड्स मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा दोस्तों। आप चैनल पे इस पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अब तक वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों में शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स लोगों में एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें। फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।